नमस्कार साथियों, सब कैसे हो। एक बार फिर से आपका स्वागत है अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर यहाँ हम अपने टॉपिक की बात करें तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। प्रमुख सभ्यताओं में हमने कालीबंगा और रंगमहल और पीलीबंगा सभ्यताओं का अध्ययन किया है। तो क्लास आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाकर आप क्लास जरूर देखें। अपनी जो आज की जो क्लास होगी वो क्लास होगी एक सभ्यता और ये जो सभ्यता है ये सभ्यता है बेराट सभ्यता। तो आइए हम बेराट सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सभ्यता कौन सी होगी? बेराट। बेराट सभ्यता। अब इस बेराट सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले बेराट के बारे में आपको क्या जानना है? इस बेराट से संबंधित आपको ये जानना है कि जो बेराट है ये कहाँ है। तो मित्रों, बेराट जो है आपकी जयपुर वाले क्षेत्र में। कहाँ है? जयपुर में। फिर इसी बेराट से संबंधित एक आपको और चीज याद रखनी है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बेराट जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ध्यान रहे, एक नदी है, ये नदी आपकी हो जाएगी बाणगंगा। कौन सी हो जाएगी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। अब मित्रों, इसी बाणगंगा नदी में आपको याद क्या करना है? तो मेरे बच्चों ध्यान देना, इस बाणगंगा नदी के बारे में आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इसके उपनाम क्या है? बाणगंगा जो नदी है ना वो किन नामों से जानी जाती है? तो ध्यान रहे, बाणगंगा जो नदी है इसे मित्रों अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा। किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि इस नदी का जो उद्गम हुआ है वो अर्जुन के बाण से हुआ है। तो मानेंगे कि अर्जुन के बाण से हुआ है। इसी नदी को कहा जाता है रुंडीत नदी। रुंडीत नदी। इस नदी के बारे में बताया जाता है कि ये जो नदी है ना ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। लेकिन याद रखना, ऐसा बताया जाता है कि ये नदी भरतपुर के मैदानों में फैल जाती है। कभी कभार क्या होता है, भरतपुर के मैदानों में फैल जाती है, इसीलिए इसे रुंडीत नदी कहा जाता है। इस नदी को ताला नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताला नदी भी कहा जाता है। और इस नदी को छिंपों की जीवन रेखा कहा जाता है। जो छिंपों की जीवन रेखा, जो छिंपा जाति होती है वो कपड़े पे रंग चढ़ाई का कार्य करती है। और वो ये जो कार्य है ना अपने इस नदी के किनारे पर करती है, इसीलिए क्या कहा जाता है? छिंपों की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी को? आपके बाणगंगा नदी को कहा जाता है। फिर इसी की बात करें तो याद रखना, आपसे प्रश्न पूछे कि बेराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रहे, खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था राय बहादुर। राय बहादुरी दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी। और ये जो खोज की गई थी ये की गई थी 1936-37 में। 1936-37 में। ध्यान रहे, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज की जाती है आपके बेराट सभ्यता की। अगर इसमें आपसे प्रश्न पूछे उत्खनन करता, उत्खनन उत्खनन करता
उत्खनन जो करता थे वो मित्रों दो व्यक्तियों के नाम सामने निकल कर आते हैं। एक व्यक्ति का जो नाम था वो नाम था कैलाश दीक्षित। व्यक्ति का नाम क्या है? कैलाश दीक्षित, ये याद रखना। दूसरे व्यक्ति का नाम है मित्रों नीलचंद्र बनर्जी। कौन सा बनर्जी है? नीलचंद्र बनर्जी। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपनी विराट सभ्यता का क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। ध्यान रहे ये जो उत्खनन किया गया है ये 1962 से 1963 के मध्य किया गया था। समझ गए मेरी बात? तो उत्खनन करता और खोज करता दोनों कंप्लीट है, इस बात को आप ध्यान में रखना। फिर इसी सभ्यता की मैं आगे बात करूं तो ध्यान देना इस सभ्यता के बारे में। मित्रों ये आपके जयपुर में है, बेराट जयपुर में। और ये याद रखना इस सभ्यता का अगर सबसे अधिक अगर किसी ने खुदाई अगर किसी ने करवाई है तो वो जयपुर के एक शासक थे जिनका नाम था राम सिंह। जयपुर के शासक थे, नाम था राम सिंह। और राम सिंह के काल में इनकी क्या हुई है? खुदाई हुई है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि जयपुर के शासक या आमेर के शासक, आमेर कह दो चाहे जयपुर, आमेर के शासक राम सिंह के काल में, राम सिंह के काल में सर्वाधिक उत्खनन हुआ। उत्खनन या मैं कह सकता हूं खुदाई हुआ, ठीक है ना। तो राम सिंह के काल में सर्वाधिक खुदाई होती है आपकी कौन सी सभ्यता की? इससे विराट की सभ्यता से। इतनी बात आपको ये याद रखनी है। फिर यहीं से आपको ऐसा मिलता है, उल्लेख मिलता है इस विराट की सभ्यता से कि यहीं से एक आपको श्रवण मंजूषा मिला है। यहां से आपको क्या मिला है? एक श्रवण मंजूषा मिला है। और उस श्रवण मंजूषा में बताई जाती है कि गौतम बुद्ध की अस्थियां बताई जाती है। तो ये कौन सी सभ्यता से मिला है? तो ध्यान रहे मेरे बच्चों, ये मिला है आपके इस विराट की सभ्यता से, ये ध्यान रखना है। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि यहां से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ, स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां बताई जाती है। इसकी गौतम बुद्ध की अस्थियां बताई जाती है। समझ लो मेरी बात? तो यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ है? यहां से एक श्रवण मंजूषा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? श्रवण मंजूषा प्राप्त हुआ है। ध्यान देना इसके बारे में। ये जो श्रवण मंजूषा प्राप्त हुआ है यहां से आप, इसमें क्या बताया जाता है? गौतम बुद्ध की अस्थियां बताई गई है। इसके बारे में भी आपको याद कर लेना। किसकी? गौतम बुद्ध की अस्थियां। तो इस बात को भी आप याद रखना मित्रों। यहां से श्रवण मंजूषा मतलब है यहां से आपको एक कलश मिला है। और ये जो कलश है ना, ये मिट्टी का नहीं होकर किसका है? सोने का बना हुआ कलश मिला है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। इसको मैं पेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ज्यादा छोटा नहीं करूंगा, इसको यहीं सेट कर देते हैं। ये अब इस सभ्यता के बारे में आपको आगे और ध्यान देना है मित्रों। इस सभ्यता के बारे में आपको यहां से एक जानकारी ये मिलेगी कि यहीं से एक पहाड़ी है, यहीं पर एक क्या है? पहाड़ी है। मान लो ये क्या है? पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी है ना, ये है बिच्चक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बिज्जक की पहाड़ी। इस बिज्जक की पहाड़ी के बारे में आपको ध्यान देना है। यहीं से मिला है आपको एक शिलालेख।
इस बीजे की पहाड़ी से क्या मिला है? शिलालेख मिला है। और ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख, इसका नाम है भाब्रू का शिलालेख। भाब्रू का शिलालेख। बीजे की पहाड़ी से आपको क्या मिला? एक शिलालेख मिला। और ये जो शिलालेख है वो कौन सा है? भाब्रू का शिलालेख। इस भाब्रू के शिलालेख में आपको ध्यान ये देना है कि जो भाब्रू का शिलालेख है ना, ये जो भाब्रू का शिलालेख ये अशोक का है। किसका है? अशोक मौर्य का शिलालेख है। ये आपको याद रख लेना है। किसका शिलालेख होगा? अशोक मौर्य का शिलालेख है। इसी अशोक मौर्य का जो भाब्रू शिलालेख है ना, इस शिलालेख के बारे में आपको ये ध्यान देना है कि इस शिलालेख की जो खोज की गई थी, वो खोज की गई थी कैप्टन ब्रट के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन ब्रट के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1837 ईस्वी में। कैप्टन ब्रट के द्वारा 1837 ईस्वी में भाब्रू के शिलालेख की खोज की गई थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां से। तो इसमें मैं लिख सकता हूं खोज। तो इसकी जो खोज होती है वो 1837 ईस्वी में होती है। कब हुई थी मेरे बच्चों? 37 ईस्वी में हुई थी। अगर मैं बात करूं खोजकर्ता, तो खोजकर्ता का नाम है एक कैप्टन ब्रट। कैप्टन ब्रट द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी भाब्रू के शिलालेख से। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर इसी अगर शिलालेख की मैं बात करूं, भाब्रू के शिलालेख की, तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान में जो ये आपका भाब्रू का शिलालेख है, वर्तमान में भाब्रू का शिलालेख है, ये आपके इस विराट बड़े स्थान पर नहीं है। 1840 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया था? यहां से स्थानांतरित कर दिया गया था। और वर्तमान में जो आपका ये भाब्रू का शिलालेख है, ये आपके कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। ध्यान दे लेना, कहाँ रखा गया है? कलकत्ता संग्रहालय में। तो इसमें मैं ये बात यहां लिखूंगा, वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित। कहाँ स्थित है? कलकत्ता संग्रहालय में। और इसको जो कलकत्ता संग्रहालय में लाया गया था ना, वो लाया गया था 1840 ईस्वी में। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1840 ईस्वी में इसको कलकत्ता संग्रहालय में लाया गया था। ये बात भी आपको याद ही कर लेनी है। अब इसी शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन और करने वाले हैं। अब देखना इसके बारे में थोड़ी सी और जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में जिक्र करने वाले हैं। अब इस शिलालेख से संबंधित आपको जो और भी बातें हैं ना, हम और भी बातों का जिक्र करेंगे यहाँ। अब देखना यहाँ और कौन कौन सी बातें मिलेंगी आपको इस शिलालेख से संबंधित। अब इसको मैं एक बार के लिए थोड़ा सा यहाँ सेट कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, बीजे की पहाड़ी से एक शिलालेख मिला। शिलालेख का नाम भाब्रू का शिलालेख। और ये जो भाब्रू का शिलालेख है ना, ये प्रथम है। एक यहां से और मिलेगा, ये प्रथम है, इंपॉर्टेंट ये। और इस शिलालेख को अशोक मौर्य का शिलालेख कहा जाता है। वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रहालय में, यानी 1840 ईस्वी में कलकत्ता ले जाया गया। और कैप्टन ब्रट द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब आपको यहां से जो ध्यान रखने वाली बात ये है, इस शिलालेख से हमें मित्रों 3 शब्द मिले। भाब्रू के शिलालेख से कितने शब्द मिले? 3। तो वो 3 शब्द आपके कौन से हैं कि इस शिलालेख से, मैं लिख रहा हूं, इस शिलालेख से तीन शब्द मिले। 3 शब्द मिले। कौन से शिलालेख से? तो भाब्रू के शिलालेख से आपको कितने शब्द मिले? 3 शब्द मिले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब 3 शब्द कौन सा है? एक मिला है मित्रों बोध, एक मिला है धम, एक मिला है संग। बोध, धम, संग, तीनों जो आपको शब्द मिले वो भाब्रू के शिलालेख में मिले। इस बात को आप ध्यान में रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। एक होगा आपका बोध, आपने याद कर भी लिया होगा। एक होगा आपका दम,
पक्का याद कर लिया। तीसरा होगा आपका संघ, इसको तो वैसे भी नहीं बोलने वाले हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर इस शिलालेख से हमें जानकारी जो मिलती है वो जानकारी, विराट सभ्यता की बात करूं मैं, इस शिलालेख से आपको जो जानकारी मिलती है वो जानकारी ये मिलती है कि अगर मैं बात करूं मौर्य वंश, तो मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का जो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, ये हम सबको पता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो बिंदुसार शासक बनता है वो भी जैन धर्म अपनाता है। लेकिन याद रखना, इनमें जो अशोक शासक है ना, अशोक मौर्य, अशोक के बारे में ऐसा बताया जाता है, इस बाबरू के शिलालेख से हमें यह मिलता है कि उन्होंने इस शिलालेख में बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना कि इस शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया। इस बात को आप याद जरूर रखने वाले हो, मुझे आशा है कि याद करोगे, है ना। तो अशोक को जैन धर्म का नहीं बताया गया, बौद्ध धर्म का बताया गया है। बौद्ध धर्म का इसको क्या बताया गया है, अनुयायी बताया गया इस बाबरू के शिलालेख में, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगली बात इस सभ्यता से, इस शिलालेख से में ये मिलती है, ऐसा बताया जाता है कि जो अपना अशोक जो शासक था, सम्राट अशोक, याद रखना, ये जो अशोक जो शासक था ना, इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। गो हत्या पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो आपको जानकारी मिल रही है, ये जानकारी आपको कहां से मिल रही है, यहीं से। अशोक ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। ये बात तो आपको याद हो भी जाएगी और आपने याद कर भी ली, क्योंकि सब आप इंटेलिजेंट जो ठहरे। याद रखना, अशोक ने क्या किया था, यहाँ पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इस बात की भी जानकारी आपको यहीं से मिल रही है। आ गई होगी समझ में, अशोक के द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर मित्रों, यहीं से आपको आगे इस शिलालेख के बारे में और जो ध्यान देने वाली जो बात है, इसमें आपको ही आगे ध्यान देना है कि इस शिलालेख से जो हमें जानकारी और मिली है, इस शिलालेख से भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष यहीं से मिलते हैं। याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष यहीं से प्राप्त होते हैं। अब याद रखना, देखो, अगर किसी सभ्यता की बात करें कि सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष कहां से मिले, तो अपने विराट की सभ्यता होगी। यहीं से आपको जो मंदिर मिला है, उस मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहां से जो आपको मंदिर मिला है, यहां से बौद्ध विहार मंदिर स्तूप मिला है। बौद्ध विहार मंदिर, बौद्ध विहार मंदिर स्तूप मिला। स्तूप मथुरा शैली में मिला। कौन सी शैली में, मथुरा शैली में मिला। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या मिला है, बौद्ध विहार मंदिर स्तूप मथुरा शैली में मिला है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की लिपि संकलिपि थी, यहाँ से पंचमार्क सिक्के मिले, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की लिपि
यहाँ की लिपि, शंख लिपि, पंचमारक सिक्के मिले, पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए। विराट की सभ्यता से और हमें क्या मिला है? तो यूनानी मोहरें प्राप्त हुई, यूनानी मुद्राएं व मोहरें प्राप्त हुई थी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी सभ्यता से हुई थी ये सब? तो आपकी विराट की सभ्यता से। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और मुझे आशा है कि आप बिल्कुल याद करोगे इस चीज को। चलो, इसको मैंने यहां सेट कर दिया। भारत में सर्वप्रथम अगर मंदिरों के जो अवशेष मिले हैं वो आपको कौन सी सभ्यता से मिली है? तो इसी सभ्यता से मिली है, मंदिर विहार बौद्ध के अवशेष। अब मित्रों, यहीं से आगे याद ही रखना कि एक व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी। व्यक्ति का नाम क्या? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी का मानना ये है, उनका कहना ये है कि इन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। यानी अपनी जो विराट सभ्यता ना, इस विराट सभ्यता को ध्वस्त कर दिया गया था। मध्य एशिया का एक हूण जाति का एक शासक था, मिहिर कुल। हूण जाति का एक शासक कौन था? मिहिर कुल था। इस मिहिर कुल के द्वारा क्या कर दिया गया था? इन मंदिरों, स्तूपों को क्या कर दिया गया था? ध्वस्त कर दिया गया था। ये बात मैं आपके सामने यहां नोट करने वाला हूं और नोट करूंगा कि दयाराम साहनी के अनुसार यहाँ के मंदिरों को हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा, मिहिर कुल के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। बात याद रखनी है, यहाँ के शासक हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा क्या कर दिया गया था? ध्वस्त कर दिया गया था। और ये जो आपको जानकारी मिल रही है, ये किसके अनुसार मिल रही है? तो आपको ये यहां ध्यान रखना है, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। इस बात को आप याद रखना है। तो इतनी बात तो आपके सामने यहां बोली। अब थोड़ी सी मैं आगे और चर्चा करूंगा। सभ्यता कौन सी अपनी? विराट सभ्यता, विराट सभ्यता। अब इस विराट सभ्यता से और याद रखना कुछ। अब यहीं से आपको ये जानना है कि भाब्रू शिलालेख, शिलालेख, इसके बारे में बात करें तो सेकंड। इस बाबरू शिलालेख, जो बाबरू का जो शिलालेख है, ये सेकंड होगा। अगर इसकी बात करूं मैं खोज, तो खोज एक व्यक्ति का नाम था कलाइल, कलाइल द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी। ठीक है, याद रखना है व्यक्ति का नाम क्या है? कलाइल। और कलाइल के द्वारा इसकी जो खोज की गई है वो 1872 में की गई है। इसको भी आप याद रखना, ये भी अशोक का शिलालेख है। उसके बाद में आगे और याद रखना, इसी शिलालेख की इसी सभ्यता की मैं बात करूं तो मित्रों, एक डूंगरी यहीं पर और है, एक डूंगरी यहीं पर और है। अब वो डूंगरी कौन सी है? तो ये जो डूंगरी है मेरे बच्चों, ये डूंगरी आपकी भीम डूंगरी। चलो मैं आपके सामने लिखूंगा भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। अब इस डूंगरी के बारे में ध्यान से सुनना। इस भीम डूंगरी के बारे में बताया जाता है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये पांडवों का
निवास स्थान। जब पांडवों को वनवास मिला था ना, तो पांडु जो थे ना वो कहाँ रहा करते थे, इसी क्षेत्र में रहा करते थे। इसको भी आप याद रखना है। इसी भीम डोंगरी के बारे में आपको ये जानना है कि यहीं पर बना हुआ है भीमलत तालाब। कौन सा तालाब बना हुआ है? भीमलत तालाब बना हुआ है। इस बात का भी आपको याद रखना है। ऐसा बताया जाता है यहीं पर कि द्रौपदी को प्यास लगी थी। द्रौपदी को क्या लगी? प्यास लगी। और प्यास लगी तो भीम ने, ऐसा बताया जाता है, भीम को बोला कि मुझे पानी चाहिए। तो भीम के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि यहीं पर पैर मारा जाता है, और पैर मारने से उसको क्या बन गया? एक तालाब बन गया। उसके नाम पर ही क्या पड़ गया? भीमतल तालाब, भीमलत तालाब पड़ गया था। ये किंवदंतियों के अनुसार है। किंवदंतियों के अनुसार है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या बना है? भीमतल तालाब बना हुआ है। पांडवों का जो वनवास क्षेत्र था वो यही था। इस आपकी विराट की सभ्यता से एक चीज और याद रखना, विराट की जो सभ्यता ना, इस विराट की सभ्यता से आपको महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। देखो, अर्जुन ने नदी का बाण से नदी बनाई, यहाँ पैर से तालाब बनाया, यही पांडवों का निवास स्थान हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है भाई, महाभारत कालीन जो आपको अवशेष मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले? इससे विराट की सभ्यता से मिले हैं। इसमें लिख सकते हैं इस सभ्यता से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए। याद रखना, इस सभ्यता से आपको क्या है? महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं आपको। कौन सी सभ्यता से? अपनी विराट की सभ्यता से, जो कहाँ स्थित है? जयपुर। और याद रखना, इस विराट का नाम देखो, एक जनपद था मत्स्य जनपद, और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और जो विराटनगर वाला क्षेत्र है वही अपना क्या है? विराट है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना है। तो इस सभ्यता से हमने जितनी जानकारी प्राप्त की है, इसके बाद में आगे सभ्यता के बारे में जो आपको जानकारी मिलती है मित्रों, इसी सभ्यता के बारे में जानकारी ये मिलती है कि यहीं पर जो आपको जो चीजें मिली है ना, उसमें आपको याद ये रखना, विराट से पूजा पात्र, लोटे मटके मिले। ध्यान रखना, पूजा पात्र, पूजा के जो पात्र थे इसमें एक तो मिले लोटे, एक मिले मटके, और पक्षियों की मूर्तियां मिली है। पक्षियों की मूर्तियां, इस बात का भी ध्यान रखना है। किसकी मूर्तियां मिली है? पक्षियों की मूर्तियां मिली है आपको। कौन सी सभ्यता से? इस विराट की सभ्यता से पक्षियों की मूर्ति मिली। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। हाथी, भालू, चीता आदि के आपको चित्र मिले। एक जो चित्र मिला आपको हाथी का मिला है, भालू, हिरण और चीता के चित्र मिले, चित्र प्राप्त हुए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अपनी कौन सी सभ्यता से? तो अपनी विराट की सभ्यता से। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलो, उसके बाद में इस सभ्यता के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पत्र था। जाहिर सी बात है कि भी बड़ी बड़ी डूंगरियां दिखाई दे रही आपको, है ना? तो यहीं पर पत्र था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया? ईंटों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? ईंटों का प्रयोग किया था। तो इसमें लिखना कि यहाँ पत्थर होते हुए भी इन लोगों ने ईंटों का प्रयोग किया। ठीक है ना? कौन सी सभ्यता से?
विराट की सभ्यता में पत्थर होते हुए भी इन लोगों ने क्या किया था, ईंटों का प्रयोग किया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। नाचते पक्षी की मरण मूर्ति मिली है, और इसी सभ्यता से आपको एक याद रखना है, पत्थर की थाली प्राप्त हुई है। क्या हुई है? पत्थर की थाली प्राप्त हुई है। पत्थर की थाली व छोटी संदूक प्राप्त। एक संदूक भी मिली है, वो भी किसकी मिली है? तो पत्थर की मिली है। और एक थाली मिली है, वो भी क्या मिली है? पत्थर की मिली है। दोनों चीजों को आप ध्यान से देखना। फिर इसी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको मौर्यकालीन चमकीले बर्तन मिले हैं। चलो मैं लिख देता हूं, मौर्यकालीन चमकीले बर्तन मिले। मौर्यकालीन चमकीले बर्तन प्राप्त। अब मित्रों, जिन्हें अब ये जो आपके बर्तन है ना, आपको जो बर्तन मिले ना, इन बर्तनों के बारे में बताया जाता है कि जो मौर्यकालीन बर्तन मिले हैं, इन बर्तनों को एनबीपी कहा गया है। क्या कहा गया है? जिन्हें एनबीपी कहा गया है। क्या कहा गया? एनबीपी कहा गया। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब एक बार फिर से दोबारा देखना कि विराट सभ्यता से आपको हाथी, भालू, हिरण और चीता के क्या है? चित्र मिले हैं। छोड़ देना। फिर एक यहाँ पर बाबरू का शिलालेख मिला, सेकंड कलाइल द्वारा इसकी खोज की गई थी 1871-72 में। यहाँ से पूजा के आपको पात्र मिले, जिसमें लोटा मिला है, एक मटका मिला है, छोटे छोटे कलश मिले हैं, ठीक है ना। पक्षियों की मूर्ति, मरण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां, नाचते हुए पक्षियों की, ठीक है नी, नाचते हुए पक्षियों की। यहाँ से पत्र हुए होते हुए भी इन लोगों ने क्या किया? ईंटों का प्रयोग किया। पत्र की एक थाली मिली, छोटी एक पत्थर की संदूक मिली, मौर्यकालीन चमकीले बर्तन मिले, जिन्हें इन बर्तनों को क्या कहा जाता था? एनबीपी कहा जाता था। भीम डोंगरी, और इस भीम डोंगरी को भीमतक तालाब मिला है, पांडवों का ये निवास स्थान था। मित्रों, इनके अलावा एक यहीं पर एक डोंगरी और हुआ करती थी, और वो जो डोंगरी थी वो थी गणेश डोंगरी। कौन सी डोंगरी? गणेश डोंगरी। इस बात को याद रखना। इस सभ्यता से आपको महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं, क्योंकि पांडवों का जो निवास स्थान था वो यही था। फिर अगर इसके बारे में और हम बात करें तो ध्यान देना इस सभ्यता के बारे में। विराट की जो सभ्यता, ये जयपुर में हमने जिक्र कर लिया। जयपुर में नदी होगी आपकी बाणगंगा। इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, रुंडीत नदी, ताला नदी, छिंपो की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर खोजकर्ता जो थे वो राय बहादुर दयाराम साहनी थे। 1936 से 37 के मध्य इसकी खोज की थी। उत्खननकर्ता जो दो व्यक्ति थे, कैलाश दीक्षित और नीलचंद्र बनर्जी। 1962 से 63 के मध्य इसकी खोज की गई थी। जयपुर में जयपुर या आमेर के जो शासक थे वो राम सिंह थे, और राम सिंह के काल में सर्वाधिक इसका उत्खनन या खुदाई हुई थी, ये भी याद रखना। यहाँ से एक आपको श्रवण मंजूषा यानी कलश प्राप्त हुआ है, श्रवण मंजूषा प्राप्त हुआ है। इस श्रवण मंजूषा में बताई जाती है गौतम बुद्ध की अस्थियां बताई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिजक की पहाड़ी से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, बाबरू का शिलालेख, ये अशोक मौर्य का शिलालेख था। खोज की गई थी कैप्टन भरत द्वारा 1837 में। इस शिलालेख को वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है, 1840 ईस्वी में गया था। इस शिलालेख से 3 शब्द मिले मेरे बच्चों, इसको याद रखना, बौद्ध, धम्म और संघ। इस शिलालेख में अशोक के बारे में जानकारी मिलती है कि जो मौर्य वंश हुआ करता था वो जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था, क्योंकि आपको पता है जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो जैन धर्म के विद्वान भद्रबाहु से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त होते, तो जैन धर्म स्वीकार किया था, और इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, ऐसा बताया जाता है इस शिलालेख में। तो बौद्ध धर्म का क्या बताया है? अनुयायी बताया। इस बात को भी आप ध्यान रखना। फिर अशोक ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, इसकी भी जानकारी मिलती है। भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष भी यहीं से प्राप्त होते हैं।
बौद्ध विहार मंदिर स्तूप है ना, मथुरा शैली में मिला है। यहाँ की जो लिपि थी वो संक लिपि थी। पंचमार्क यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए आपको, यूनानी मुद्राएं व मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ के जो मंदिरों को हुन शासक है ना मिहिर कुल के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस बात की जानकारी हमें राय बहादुर दयाराम साहनी देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर इसी की मैं बात करूं आगे तो विराट सभ्यता के बारे में ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मित्रों ये थी अपने राजस्थान के प्रमुख सभ्यताओं में एक सभ्यता जिसका नाम विराट, हमने जिक्र कर लिया है। तो अगर ये आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लास को पूरा पढ़े, अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि किसी का भला हो सके। और अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।